आप दो के मुझे पतला होना है, ये एक पेट लाइन है तमाम ख़वातीन की, मुझे को पतला कर दे। पतला कैसे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने शुरू में खुद ही जवाब भी दिया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जब हम डाइट पे जाते हैं ना, हमारे सर पे एक बोझ सवार रहता है, हमारे जहन में एक बोझ होता है, हम डाइट पे हैं। जब हम डाइट से हटेंगे, हम बर्गर भी खाएंगे, हम पिज़्ज़ा भी खाएंगे, हम ये नहीं समझते कि हम सब कुछ खाएं जैसे आपने कहा, लेकिन हम उसको मॉडरेशन में खाएं, हम उसकी एक क्वान्टिटी रखें। 15 दिन में एक दफ़ा आपको जंक फूड अगर खाना है तो 15 दिन में एक चीट मील करना है, चीट डे नहीं करना। चीट मील होगा, चीट डे पूरा दिन आप चीट नहीं कर सकते। एंड चीट मील का भी मतलब ये है कि बर्गर एक मील है, फ्राइज एक मील है, आइसक्रीम एक मील है। ये नहीं कि आपने पहले बर्गर फ्राइज ड्रिंक लिया और उसके ऊपर से आपने कॉफ़ी भी पी ली और उसके साथ आपने आइसक्रीम भी खा ली, थोड़ा डिज़र्ट भी खा लिया, वो फिर आपने पूरे 15 दिन की कसर जो है वो निकाल ली है। असल में अगर आप मॉडरेशन में खाना सीख लेते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं, आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। हो सकता है आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे एक बहुत डाइट के बगैर ना भी आ सकें, बट आप बीमारियों से बच जाएंगे। थोड़ी बहुत वॉक एक्सरसाइज रखें अपनी रूटीन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल का इस्तेमाल ज़रूर रखें, छोड़े मत, ताकि वेट बाउंस बैक ना करे, मगर एक मॉडरेशन में रखें। एंड इसके साथ साथ जंक फूड का इस्तेमाल भी मॉडरेशन में। और सबसे बुरी चीज़ जंक फूड में आ जाती है ये जो क्रिस्प, जैसे हम रजिस्टर भी नहीं करते अपने माइंड में कि हमने कुछ गलत खाया है। बैठे बैठे मूंगफली, नमक वाली मूंगफली का एक पूरा पैकेट खा जाएंगे, उसके अंदर 500 कैलोरीज होती हैं ऑन एवरेज। बैठे बैठे हम कोई बिस्किट खा जाते हैं, शुगर फ्री बिस्किट खा जाते हैं, ये सोच के कि हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया कि शुगर फ्री है। शुगर फ्री है, मगर वो आटे से बना हुआ है, गंदा ऑयल भी डला हुआ है उसके अंदर। गंदम के बिस्किट्स जो होते हैं वो भी गंदम, उससे बेहतर है हम रोटी खा लें अपनी। सो हमने पैकेट वाली अशिया को अवॉइड करना है, घर के खानों पे स्विच करना है। 15 दिन में एक दफ़ा हमने चीट मील लेना है एंड थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा आयशा, अब आपने खुद भी बात की, लेकिन हमारे यहाँ क्रैश डाइटिंग, कीटो, इतने दिन का चैलेंज, दो की बहुत सारी चीज़ें इफेक्टिव हैं, लेकिन उनको भी करने का तरीका है जो लोग खुद से कर लेते हैं, ना कि किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें। इस पे भी कमेंट करें। अच्छा, जैसे मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई कि क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स पूछते होते थे जीएम डाइट। अब जीएम डाइट दुनिया की सबसे अनहेल्दी डाइट है और मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट किया। जीएम डाइट है क्या? ये है जनरल मोटर डाइट, जो कि इंतहाई क्रैश डाइट प्लान है, जिसमें आपने एक दिन फ्रूट्स खाने हैं, नेक्स्ट डे आपने वेजिटेबल्स खाने हैं, उससे अगले दिन आपने बीफ खाना है, उससे अगले दिन वेजिटेबल्स प्लस बीफ खाना है। इस तरह से ये एक डाइट प्लान है जिससे आप हफ्ते में 5 किलो तक रिड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, उस वीडियो का स्टार्ट ही ये था कि आप 5 किलो रिड्यूस कर सकेंगे एक हफ्ते में, मगर ये इंतहाई अनहेल्दी है, ये बाउंस बैक। उसके बाद इतनी कंसल्टेशन बुक हुई, वो जीएम डाइट प्लान हमें चाहिए। मैंने कहा वो सुना था, मैं तो कह रही थी कि वो अनहेल्दी है, उससे आपको प्रॉब्लम शुरू होंगे। नहीं, हमें प्लीज, असल में हम शॉर्टकट की तलाश में हैं। बेसिकली जब हम स्विच कर गए आप 30 सेकेंड्स वीडियो पे, जब हम 30 सेकेंड्स वीडियो पे स्विच करते हैं, हमारा ब्रेन भी उतनी तेजी से चलने लग जाता है, हमारा फोकस भी, अब हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए। हम फोकस नहीं कर सकते, ना हम स्क्रीन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ना हम अपनी लाइफ में चीजों पे ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं, ना तो हम अपनी डाइट पे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। Exactly, वही तो जल्दी कुछ चाहिए। वही पैटर्न अब लाइफ में भी आ रहा है ना कि 30 दिन की डाइट कौन करेगा, 5 दिन के अंदर हमें रिजल्ट दे दो अपना। अब इन डाइट्स के ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपका हेयर लॉस शुरू हो जाता है, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स। एंड सबसे वर्स्ट साइड इफेक्ट ये है कि पूरा हफ्ता पूरा महीना भूखा रह के भी वेट सारा बाउंस बैक कर जाता है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से मेनली वेट बढ़ता है, वो भी बॉडी के अंदर मजीद बढ़ जाती है, तो आपका अंडरलाइंग इशू बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसलिए रिकमेंडेड नहीं होती डाइट्स। लेकिन हमारे यहाँ एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट आया है कि आपने 8 घंटे के एक पैटर्न में आपने खा सकते हैं, उसके बाद आपको फास्टिंग करनी है और फिर आपने उसी, ये कॉन्सेप्ट कैसा है और क्या ये इफेक्टिव है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैं खुद भी रहती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छी चीज़ है, 3 मंथ से ज़्यादा इस पे नहीं रहना, वरना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की डिफरेंट विंडोज़ हैं। सबसे पॉपुलर है 16-8, यानी आपने 16 घंटे पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड, लेकिन वो लिक्विड जिसके अंदर कैलोरीज ना हो, और बाकी 8 घंटे में आपने अपने मील्स लेने हैं। अब बाकी 8 घंटे में आप नाश्ता एक हेल्दी करेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 12 बजे आपने अपना नाश्ता किया, फिर 4-5 बजे के करीब आप थोड़ा सैलड ले लें और उसके बाद डिनर में आधी रोटी के साथ कोई बारबेक्यू टिक्का। बारबेक्यू टिक्का क्यों जरूरी है? ताकि आपका प्रोटीन भी जाए, वरना होगा कि आपका प्रोटीन ही पूरा नहीं हो रहा। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे तो चले गए, उसके फायदे से ज्यादा नुकसान शुरू हो गए। इससे आप डायबिटीज, अगर आप मेडिसिन पे नहीं हैं तो आप अपनी डायबिटीज इससे मैनेज कर सकते हैं। अब एक बंदा शुगर की दवाइयों पे, उसकी तो शुगर लो हो जाएगी ना, इससे जाहिर है उसको तो वैसे ही बहुत भूख लगती है। एग्जैक्टली, हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, इसके लिए कंसल्ट कर लेना। एग्जैक्टली, घर के करीब जो भी डाइटिशियन है, ऑनलाइन डाइटिशियन है, आप किसी को भी जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप उनको एक दफा कंसल्ट कर ले। बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग शुगर की मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है, बट जो पेशेंट मेडिकेशन पे है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जिसका बीपी
बीपी लो रहता है उसका बीपी मजीद लो रहना शुरू हो जाएगा, जिसको वैसे चक्कर आते रहते हैं उसको मजीद चक्कर आएंगे। फिर इसके साथ आपने अपना HB का टेस्ट, विटामिन B12 का टेस्ट, विटामिन D का टेस्ट भी कराना है ताकि वो लो ना हो जाए, बिकॉज आप खा तो 2 मील्स रहे हैं ना, नाश्ता है और डिनर है और बीच में हल्का सा स्नैक है। अच्छा आयशा, आपने खुद भी कहा कि हमारे अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये नहीं पता कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करना है। हमें फलाने ने कहा मैं इस तरह से पतला हुआ था, तुम भी ट्राई कर लो पतले हो जाओगे, बट वी डोंट नो कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी और हमारी क्या है। ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हर बॉडी टाइप की, हर इंसान की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसको उसके मुताबिक अपनी डाइट को करना है। अच्छा, ये एक बहुत बुरी प्रैक्टिस देखी गई है, होता ही है। जब मैं स्टूडेंट थी मैं तब से देखती आ रही हूँ, एक डाइट प्लान एक बंदा लेके जाता है, वो पूरे खानदान को दे देता है और वो सारे वो फॉलो कर रहे होते हैं, ये सोचे समझे बगैर इसको PCOS हो सकता है, इसको कोई शुगर का मसला हो सकता है, पता नहीं हज़ार मसलों की वजह से डाइटिशियन ने वो डाइट प्लान लिखा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने लॉन के जोड़े के ऊपर तो पैसे लगा लेते हैं, हम बर्गर उससे महंगा खा लेते हैं, बट अपनी हेल्थ के ऊपर अगर डाइन आउट तो हम करने में हज़ारों लगा देंगे। एग्जैक्टली, लेकिन अगर मैं लिख के दूँ टेस्ट करा के आने हैं, उस पर नहीं ये ज़रूरी है प्लीज़ ये रहने दें। टेस्ट हम नहीं कराएंगे, हम डॉक्टर को टाइम पे चेक नहीं कराएंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। एंड फिर हमें ये चीज़ भी समझ नहीं आती कि हर एक के लिए हर चीज़ सूट नहीं करती। कुछ लोगों को जैसे एक्नी ब्रेकआउट है तो वो न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं ले सकते, वो दालचीनी का, लेकिन अगर किसी को एक्नी ब्रेकआउट नहीं है तो उसका डाइट प्लान स्टार्ट ही दालचीनी से हम करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल से स्टार्ट करते हैं। हर बंदा डिफरेंट है, हर एक की हिस्ट्री डिफरेंट है, हर एक की वेट लॉस जर्नी डिफरेंट है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी। अगर कोई बच्चा है तो हम उसको, जैसे यूजुअली अगर आप मेरे डाइट प्लान्स देखें, मैं कहती हूँ केला, आम, अंगूर, 3 फल मना मैं कर देती हूँ, उसकी वजह कि इनमें शुगर ज़्यादा है। कोई छोटा बच्चा आएगा तो ऑब्वियसली हम उसको ये चीज़ें देंगे। कोई 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को मैं कंसल्ट करती हूँ, उन्हें तो आप दोगे, उनके तो आप न्यूट्रिएंट्स नहीं रोक सकते। सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती और डेफिनेटली नहीं होती। अच्छा, आपने बच्चों की बात की, ओबेसिटी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है और उसकी बहुत सारी, ज़ाहिर है आप बेहतर तौर पे रीजंस एक्सप्लेन कर सकती हैं, लेकिन बच्चों का जो जंक फूड का इस्तेमाल है, ये जो पैकेट फूड जिनकी आप प्रोसेस्ड फूड्स की बात कर रही हैं, अब बच्चों के अंदर ओबेसिटी आ रही है। पहले तो हम बड़ों को ही देखते थे, अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा ओबीस होने लग गए हैं। बात वही है कि हम एक मोबाइल पे क्लिक करते हैं, हमारा खाना हमारे घर तक पहुंच जाता है। कुछ बच्चे भी अब चिड़चिड़ापन शो करते हैं, माएँ भी अपनी जान छुड़ाने के लिए, मैं माओं को ब्लेम नहीं कर रही, बट सारा कुछ आसान इतना हो गया है कि, और फिर वो पीयर से भी, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं, आसपास वालों से भी सीखते हैं। लेकिन ये है कि हर चीज़ को ना रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करना चाहिए, विच मीन्स कि अगर आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया, वंस इन अ वाइल आप उसको जंक फूड दे दें। अगर आपके बच्चे ने बहुत क्लीन ईटिंग किया तो 15 दिन में एक दफ़ा आप उसको जंक फूड दे दें, ये आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर ओबेसिटी जब आती है तो उसके साथ 100 बीमारियां आती है। ओबेसिटी एक ऐसी, माएँ यूजुअली लेकर आती है बच्चों के यहाँ पे, जी अब काले धब्बे पड़ने लग गए हैं। अच्छा। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है और लोगों को लगता है ये सिर्फ फीमेल्स में है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर होते हैं। यहाँ पे काले निशान पड़ना शुरू हो गए हैं, एक्नी ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा हो गया, कद रुक गया है बच्चे का। 12-13 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनका कद रुक गया है। जब टेस्ट कराते हैं, कैल्शियम ना होने के बराबर, विटामिन D ना होने के बराबर, और बच्चे का वेट 100+ पे है, क्योंकि वो जंक फूड ज़्यादा खा रहा है। वो दोपहर में आएगा, उसको सब्जी कोई घर में पकी पसंद नहीं आई तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चे को फोर्स करें, अगर वो नहीं खाना चाह रहा है, एक तो ये कि उसकी आदतें शुरू से डेवलप होनी चाहिए कि उसको सब्जी खानी है, बट अगर वो नहीं खाना चाह रहा, फिर आप उसके लिए गोश्त या कोई चीज़ वो बना दें। बाहर के खाने से तो बेहतर है कि आप फिर थोड़ी सी एफर्ट उसके लिए कर लें या घर में कबाब बना के रख लें। जंक फूड से तो बेहतर है कि आप शैलो फ्राई हुए हुए कबाब बच्चे को दे दें, एटलीस्ट घर की चीज़ है, गोश्त है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन का बच्चों को घर में बनी हुई चीज़ें रिकमेंडेड है। अच्छा आयशा, अब हम आम रूटीन में जब आप खानों की बात करिए तो हम खाने में बड़े मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, जिसका असर सब्जियों का और जो मुख्तलिफ हम प्रोटीन का सोर्स बता रहे हैं, जिसमें हम गोश्त की बात करें, इन सब की वजह से हमारी जो डाइट है वो बड़ी इफेक्ट हो रही है। हमारे मसाले, मिर्चें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल। इस हवाले से बताएं, खाना बनाना उसका तरीका कितना ज़रूरी है अच्छा होना? देखिए, जैसे भिंडी की बात कर लेते हैं, वो आजकल आई भी हुई है, लेकिन उसको लोग इतना फ्राई करते हैं कि वो हेल्दी चीज़ भी इंतहाई अनहेल्दी हो जाती है। खाना एक बंदे का 1 टीस्पून ऑयल में बनना चाहिए, एक वक्त का खाना। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बेहतर है, अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते तो कैनोला ऑयल सबसे बेहतर है। एंड इतना नहीं पकाना कि सब्ज़ी अंदर ही घुल जाए, जितना वो पक रही है उतने उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और इतनी कच्ची भी नहीं खानी कि सबके पेट में दर्द शुरू हो जाए, तो उसको मॉडरेट, मतलब कच्ची पक्की जिसे हम कहते हैं, सौते या स्टीम करके आप उसको इस तरह से
लें, लेकिन उसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल भी होना चाहिए। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ऑयल कम, तो कई क्लाइंट्स ऑयल छोड़ ही देते हैं, उससे हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ऑयल एक ज़रूरी चीज़ है, मॉडरेशन सीखें, ये सीखें कि वो कितना लेना है, वो 1 टीस्पून लेना है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसको जब हम बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करते हैं तो उसके भी न्यूट्रिएंट्स आया होना शुरू हो जाते हैं। ग्रिल कर लिया करें, स्टीम कर लिया करें, ऑयल कम से कम मॉडरेट टेम्परेचर एयर पर। फ्राई कर ले। एयर फ्राई भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके बारे में भी मिथ है, ये कैंसर कॉज करता है, बिल्कुल गलत है। पहले हम माइक्रोवेव के पीछे पड़ गए थे, वहाँ से अब हम हटे हैं तो हम एयर फ्राई के पीछे पड़ गए। बिल्कुल गलत है। आप एयर फ्राई करके चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ऑयल भी कम इस्तेमाल होता है और न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया।